नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यदि आप मध्य प्रदेश में बी टेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किन प्रोसेसों को फॉलो करना पड़ेगा, कैसे आप मध्य प्रदेश में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो चालू करूँ उससे पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं जिनने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे वे फ्यूचर में अपडेट पा सके। तो दोस्तों, जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि मध्य प्रदेश में BU B.Tech का एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस होती है, इस पर आधारित हमारा वीडियो है। तो दोस्तों, जी मेंस का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी बच्चों को इसी बात का इंतजार है कि MP में एडमिशन के लिए उन्हें क्या करना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में B और B.Tech के एडमिशन के लिए 3 प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस को गुजरना पड़ता है। पहली जो प्रोसेस है दोस्तों, मध्य प्रदेश में B.Tech में एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो मैं आपको काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा विस्तार से समझाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, एलिजिबिलिटी ने यदि इस साल जी मेंस दिया है यानी जी मेंस का स्कोर कार्ड धारक है तो आप B और B.Tech में एडमिशन पा सकते हैं। MP में BU और B.Tech के एडमिशन के लिए 12 पास लड़कों भी डायरेक्ट BU और B.Tech कर सकते हैं। मतलब जी मेंस स्कोर धारक हो तो भी एडमिशन ले सकते, और 12 से पास हो, जी मेंस में इस वर्ष नहीं पार्टिसिपेट नहीं किया हो, वो भी इस वर्ष B और B.Tech में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। जो थर्ड तरीका है वो पॉलिटेक्निकल पास। पॉलिटेक्निकल दोस्तों एक इंजीनियर के डिप्लोमा माना जाता है। डिप्लोमा से डिग्री में अपग्रेड करने के लिए एक लेटर एंट्री का ऑप्शन होता है। इस माध्यम से भी आप मध्य प्रदेश में B या B.Tech कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बता दें कि किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी जब आप एडमिशन लेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले से ही बता दूं, इन डॉक्यूमेंट तो तैयार कराने में आपको 5 से 7 दिन का समय लग सकता है। इसलिए पहले से आप यदि इन डॉक्यूमेंटों को पढ़ के तैयार कर ले तो आपको काउंसलिंग के समय काफ़ी आसानी होगी। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो मार्कशीट ऑफ क्वालिफाई एग्जाम। मतलब यदि आपने जी मेंस क्वालिफाई किया है तो जी मेंस की मार्कशीट लगेगी, और 12th की मार्कशीट लगेगी, और आपने 12 बेस एडमिशन लिया तो 12th की मार्कशीट लगेगी। और यदि आपने पॉलिटेक्निकल लेटर एंट्री के माध्यम से एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो पॉलिटेक्निकल की मार्कशीट लगेगी। नेक्स्ट दोस्तों, आप यदि मध्य प्रदेश के निवासी है तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। अगला, यदि आप SC ST और OBC के छात्र हो तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। ध्यान रखें, ऑनलाइन वाला जाति प्रमाण पत्र हो। यदि दोस्तों आप हैंडीकैप्ट है तो आपको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो हैंडीकैप्ट सर्टिफिकेट बनता है वो होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप पे कोई क्लास सर्टिफिकेट है यानी आप पे सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर या किसी अन्य कोटा आपके पास है तो उनके सर्टिफिकेट भी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, यदि आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है और आप OBC के कैंडिडेट है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा। दोस्तों, यदि आप ट्यूशन फी वीवर कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। दोस्तों, ट्यूशन फीस वेवर के बारे में हर कैंडिडेट को पता नहीं होता, तो मैं आपको ट्यूशन फीस वेवर क्या होता है इसको समझा दूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सीटों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक सीट होती है ट्यूशन फीस वेवर सीट और एक सीट होती है पेमेंट सीट। ट्यूशन फी वेवर सीट में पूरा सीट का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, यानी आपको कम से कम फीस में पूरी डिग्री हो जाती है। यदि वही आपको पेमेंट सीट पे मिलता है तो आपको वही फीस पे करनी होती है जो और स्टूडेंट करते हैं। यदि आप ट्यूशन फी वीवर सेक्शन के कैंडिडेट बनते तो आपको फीस कम पे करना होती है। दोस्तों, ट्यूशन फीस वेवर कैटेगरी में वह सभी कर्मचारी आते हैं या वह सभी लोग आते हैं जिनके परिवार की आय 8 लाख से कम होती है। यदि आप इस ऑप्शंस का प्रयोग करेंगे तो आपकी भी थोड़े सस्ते में हो जाएगी। पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ फीस पे अंतर पड़ेगा। दोस्तों, अगला दोस्तों जो डॉक्यूमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का माइग्रेशन। यदि जम्मू कश्मीर के निवासी हो तो वहाँ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपने कोई गोल्ड मेडल वगैरह जीता हो तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप
बीपीएल गरीबी रेखा के बच्चे या फोर्थ क्लास कर्मचारी के बच्चे, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना पड़ेगा। दोस्तों जब आपका वेरिफिकेशन होगा, दोस्तों आपको जैसा कि मालूम है काउंसलिंग में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर चॉइस फिलिंग कराना है, फिर आपको वेरिफिकेशन कराना है। आपको जब वेरिफिकेशन कराना है तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म और चॉइस फिलिंग इन दोनों की आवश्यकता होगी। दोस्तों एक याद रखने की बात मैं आपको बता दूं कि आप चॉइस फिलिंग के पहले यदि वेरिफिकेशन करा लेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग चॉइस फिलिंग यदि आप चॉइस फिलिंग के बाद वेरिफिकेशन कराने जाते हैं वेरिफिकेशन सेंटर पे और आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कमी होती है, तो वेरिफिकेशन वालों के पास डॉक्यूमेंट एडिटिंग करने का ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है, और चॉइस फिलिंग करने से पहले उनके पास तथा अथोराइज एमपी ऑनलाइन वाले उस वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग से पहले अथोराइज एमपी ऑनलाइन केंद्र और वेरिफिकेशन सेंटर दोनों आपके एप्लीकेशन की कोई भी मिस्टेक है वो पूर्णतः सुधार सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि चॉइस फिलिंग कराने से पहले वेरिफिकेशन करा ले, जिससे आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी हो तो उनको आप सुधार सके। दोस्तों फिर आपको मार्कशीट की ज़रूरत होगी, जो भी मार्कशीट है सभी मार्कशीट है की ज़रूरत होगी, मध्य प्रदेश के मूल निवासी की ज़रूरत होगी, कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, हैंडीकैप्ड है तो ज़रूरत होगी, नहीं है तो नहीं होगी, क्लास सर्टिफिकेट है यदि आपके पास उपलब्ध है तो होगी, नहीं तो नहीं होगी, आय प्रमाण पत्र यदि आपके पास उपलब्ध है तो होगी, नहीं है तो नहीं होगी, जम्मू एंड कश्मीर का सर्टिफिकेट है तो ज़रूरत पड़ेगा, नहीं तो ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपने कोई स्पोर्ट का गोल्ड मेडल वगैरह जीता तो उसके भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉलेज में जब रिपोर्टिंग होगी जब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़े। तो दोस्तों कॉलेज में जब रिपोर्टिंग होगी तो सबसे पहले तो आपको अलॉटमेंट लेटर है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि जब हम ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद हमको कम से कम 100 से 150 कॉलेज के नाम सेलेक्ट करने होते हैं। उन कॉलेज में से कोई भी एक कॉलेज हमारी मेरिट के आधार पर हमको मिलता है। जो कॉलेज मिला है अलॉटमेंट लेटर में जिस कॉलेज का नाम आया उस कॉलेज में जाकर हमको अपना एडमिशन कराना होता है। तो जो अलॉटमेंट लेटर होता है उसको हमें अपने साथ ले जाना होता है, अपनी मार्कशीटों को साथ ले जाना होता है, अपना मूल निवासी को, अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को, यदि हैंडीकैप्ट है तो हैंडीकैप्ट सर्टिफिकेट को, यदि हमारे पास क्लास सर्टिफिकेट है तो उसको भी ले जाना होता है, यदि इनकम सर्टिफिकेट लागू होता है तो उसे भी ले जाना होता है, और जम्मू एंड कश्मीर का सर्टिफिकेट लागू होता है तो उसे भी ले जाना होता है, और गोल्ड मेडल होता है तो उसे भी ले जाना होता है, और यदि हमारे पास बीपीएल का कार्ड या क्लास 4 सर्टिफिकेट है तो उसको भी हमें अपने साथ ले जाना होता है रिपोर्टिंग के समय। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार से आपको पूरी बीयू और बीटेक के एडमिशन की पूरी प्रोसेस समझा दी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि शेड्यूल कहाँ गया। तो दोस्तों अभी सिर्फ एनआरआई का शेड्यूल, अभी सिर्फ दोस्तों एनआरआई यानी कि जो विदेश से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं उनके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई है। उनकी जो लास्ट डेट है वो अभी 15 जून रखी गई है। उसके बाद आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा तो आपको वीडियो के द्वारा अपडेट आ जाएगा। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जिस दिन भी काउंसलिंग का शेड्यूल, चाहे वो जी मेंस के आधार पे हो, चाहे वो 12th के आधार पे हो, चाहे वो लेटर एंट्री का है, याद रखें दोस्तों तीनों के शेड्यूल अलग अलग टाइम पे लिखने हैं। इसलिए आपको जैसे भी एडमिशन लेना हो उस हिसाब से उस शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा, जो शेड्यूल जिसके लिए आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपके साथ अपॉर्चुनिटी